Hello and welcome to the world of UPSC वाला स्टूडेंट्स। लास्ट संडे भी हम मिले थे, लास्ट संडे भी हमने बात करी थी कि अब से रेगुलरली हर संडे मिल के इकोनॉमी की न्यूज़ हम डिस्कस करा करेंगे। हम क्यों इकोनॉमी की न्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि ये मेरा चैलेंज है अपने आप से, अपना प्रॉमिस है अपने आप से कि जितने भी स्टूडेंट्स मेरे हैं जिनको इकोनॉमी टफ लगती है, डिफिकल्ट लगती है, डर लगता है, उनके मन से मेरे को ये जो डर है ना इकोनॉमी से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, उसको निकालना है। और उसी के चलते एक छोटा सा इनिशिएटिव, एक छोटी सी कोशिश और है मेरी, वो ये है कि हर संडे टू संडे में आपको जितनी भी वीक में इंपॉर्टेंट इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़ है उसको संडे को कवर करा दिया करूंगी, ताकि आपको मन में बैक ऑफ द माइंड और मन में साथ में सेटिस्फैक्शन रहे कि हाँ भाई हमें चीज़ें समझ आ रही है। ऐसा नहीं है कि हम बाकी सारी न्यूज़ तो कवर कर लेते हैं लेकिन इकोनॉमी की न्यूज़ जो पीछे छूट जाती थी वो छूटती जा रही है, पाइल अप होती जा रही है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स का ये जो जर्नी है डिफिकल्ट रहे, बिकॉज थ्रू आउट दी जर्नी, जैसे कि मेरे पुराने स्टूडेंट्स भी जानते हैं, थ्रू आउट दी जर्नी में हमेशा ये कहती हूँ ऐसे स्टेप्स लेने हैं, ऐसी कोशिश करनी है कि जो हमारी जर्नी है ना वो धीरे धीरे आसान होती जाए। वी हैव टू टेक स्टेप्स इन सच अ वे दैट दिस जर्नी बिकम्स ईजी फॉर अस एंड नॉट मोर डिफिकल्ट। सो स्टार्ट करते हैं हमारी जो इकोनॉमी वीकली न्यूज़ है। जो टाइम फ्रेम है, पिछले संडे अगर हमने बात करें तो मिले थे, उसके बाद अब 13 से लेके 20 नवंबर तक लेके जितने भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आपके यूपीएससी स्पेसिफिक जितने आपको जानने चाहिए आज हम कवर करेंगे। जो पिछली बार मेरा वीडियो देखे थे, जो मेरे पुराने बच्चे हैं वो जानते हैं कि मैंने वीडियो लेक्चर को किस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक तो था कि भाई कुछ टॉपिक्स है जो हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहाँ पे मेंस में से क्वेश्चन आपका आ सकता है, या एक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इस टॉपिक में से मेंस में से आ सकता है, या आपको जानना ज़रूरी है अगर मेंस में आप अपीयर कर रहे हैं। तो दूसरी कैटेगरी ऑफ जो न्यूज़ होती है वहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे, दैट इज़ मोर प्रीलिम स्पेसिफिक। और इसके लिए मैंने एक टैगलाइन भी दिया था। जो मेरे पुराने बच्चे हैं वो फटाफट से कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि मैंने क्या टाइटल दिया था। सो आपने स्प्राइट तो पी होगी, और स्प्राइट का जो टैगलाइन है वो क्या है? सीधी बात नो बकवास। तो ये वाला जो सेक्शन है ना, यहाँ पे हम सीधी बात करने वाले हैं कि भैया टू दी पॉइंट हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें से मेंस में से क्वेश्चन नहीं आएगा, प्रीलिम्स स्पेसिफिक आएगा। और हमारे को बस उतना ही जानना है जितना प्रीलिम्स के लिए जानने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि एट दी एंड हमारा एजेंडा ऑफिसर बनना है, इकोनॉमिस्ट बनना नहीं है। वो आपको नहीं बनना, वो बच्चे अलग पढ़ाई कर रहे हैं। हमें तो भैया हमारा जैसे तैसे करके भी हमारे को हमारा नाम जो है ना लिस्ट में चाहिए। एक बार में आया, 2 बार में आया, कोशिश रहेगी एक बार में आ जाए। नहीं आता तो कोई बात नहीं, फिर से अटेम्प्ट देंगे, फिर से जो हमारी वीकली न्यूज़ है उसको पढ़ेंगे और मन लगा के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 5 टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं। 5 टॉपिक्स स्टार्टिंग विद द एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2 years। इन 2 years जगह नहीं थी तो लिखा नहीं, मैंने सोचा मिल के बता ही दूंगी जब क्लास ले रही हूँ। तो इंडियाज एडिबल ऑयल बिल राइजेस, फिर गवर्नमेंट रिलीजेस ड्राफ्ट डेटा प्रोटेक्शन बिल। गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट, मतलब फाइनल बिल नहीं निकाला है, वरना वो तो एक्ट बन जाता ना। तो एक ड्राफ्ट बिल निकाला है कि किस तरीके से हमारी कंट्री में जो डेटा है वो प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, प्रोटेक्ट होना चाहिए। क्योंकि आजकल की जो हमारी इकोनॉमी है, हमारा जो वर्ल्ड है, आजकल का दौर है, हमारा टाइम है, उसमें जो डेटा होता है उसकी अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। भले ही चाहे वो कोई कंपनी हो या किसी देश की सरकार हो, अगर कोई सा भी डिसीजन लेना है, कोई सा भी इनफैक्ट जब आप ऑप्शनल भी चूज करते हो तो क्या देखते हो? आप पहले देखते हो कि अच्छा कौन से ऑप्शनल में से है ना रिजल्ट सबसे ज़्यादा आ रहा है, कहाँ से टॉपर्स निकल रहे हैं। आप क्या देख रहे हो? आप डेटा ही तो एनालाइज कर रहे हो। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट जो होती है, कंपनीज जो होती हैं, उनको भी डेटा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि डिसीजंस जो है डेटा के ऊपर ही लिए जाते हैं। तो वो डेटा को किस तरीके से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से उसका गलत इस्तेमाल ना हो, उस बारे में बात करेंगे। फिर सेंटर, मतलब जो केंद्रीय सरकार, यहाँ पे सेंटर जो वर्ड लिखा है, सेंटर यहाँ मतलब केंद्रीय सरकार ने कुछ अभी पैसे एलोकेट, मतलब पैसे
का जो एलोकेशन बांटे हैं टू दी स्टेट्स, अब वो किस वजह से बांटे हैं वो वाली बात भी करेंगे। बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि आई विल जस्ट टच एंड गो, मतलब ऐसा नहीं है कि बस ये बता दिया और हो गया, नहीं, डिटेल में डिस्कस करूंगी भाई, आराम से, बहुत टाइम है हमारे पास, करेंगे डिटेल में डिस्कस। एंड लास्ट एक है वॉस्ट्रो अकाउंट, ये वाला वो कौन सा वाला पार्ट है, ये हमारा जो प्रिलिम स्पेसिफिक जो है उतना सा ही हमको कवर करना है। और ऐसा नहीं है कि इस इकोनॉमी में इससे ज़्यादा न्यूज़ नहीं आई, बट हमें फिल्टर आउट करना है कि क्या हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है फॉर यूपीएससी एग्जाम। एज आई सेड, हमें इकोनॉमिस्ट नहीं बनना है, हमको तो भाई पेपर निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी पहले न्यूज आर्टिकल से, जो आपको जानना जरूरी है, इज इंडियाज एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होता है, यहाँ पे सामान बना और बाहर भेजा हमने, बाहर के देशों में उसको बेचा। इसका ऑपोजिट होता है इंपोर्ट, आयात और निर्यात, ठीक है ना। तो एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है ना, लास्ट 2 साल में फर्स्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट किया है। अभी कॉन्ट्रैक्ट मतलब श्रिंक किया है। मान लीजिए पहले बढ़ रहा था 10%, 20%, 30%, पहली बार ये थोड़ा कम हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। अच्छा स्टूडेंट्स, मुझे नहीं पता आप में से कितने स्टूडेंट्स ये अवेयर हैं इस बात से कि नहीं, जब भी हम इकोनॉमी में चाहे जीडीपी का डेटा है, चाहे इन्फ्लेशन का डेटा है, मतलब मुद्रास्फीति जिसको कहते हैं, इन्फ्लेशन पे आपने मेरा डेमो लेक्चर भी देखा होगा जरूर पीडब्ल्यू के ऐप पे, है ना, नहीं देखा तो आप देख लेना। तो बात हम क्या कर रहे थे, देखिए बच्चा लोग, इकोनॉमी में जितना भी डेटा होता है ना, हम उसको प्रीवियस ईयर से कंपेयर करते हैं कि भाई 2021 में जो एक्सपोर्ट का डेटा था या एक्सपोर्ट था कितना था, उसकी तुलना में इस साल कितना एक्सपोर्ट बढ़ा है या घटा है, ठीक है ना। तो जब हम पिछले साल से अगर कंपेयर करें, पिछले साल मतलब अक्टूबर 2021 से कंपेयर करें, ठीक है ना, इस बार अभी क्या था, अक्टूबर 2022, तो अक्टूबर 2022 का डेटा अक्टूबर 2021 से कंपेयर करें तो जो एक्सपोर्ट है वो कम हुआ है, ठीक है जी। तो बस यही वो 2 मैंने क्लिपिंग्स आपके न्यूज़पेपर में से उठाई थी और अब इसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में जो हुआ क्या है। तो आओ एक बार हम थोड़े से फिगर्स भी देख लेते हैं कि क्या बात हुई है, फिर उसके बाद हम जानेंगे ऐसा हुआ क्यों है। क्योंकि ये तो सिर्फ याद कर लेना कि डेटा कि भाई जो हमारा एक्सपोर्ट है वो कम हुआ है सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर मेंस में या प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है तो वो कहाँ से आता है कि भाई ऐसा हुआ क्यों, व्हाट वर द रीजंस, क्या ऐसे कारण थे कि जो इंडिया का निर्यात है जिसको एक्सपोर्ट बोलते हैं वो अब कुछ समय से घट रहा है या घट गया है। तो एक बार डेटा पे नज़र मार लेते हैं, कोई उसमें बुराई थोड़ी है। देखो अक्टूबर 2021 का डेटा देखें एक्सपोर्ट का, तो देखो आप 35.73 था बिलियन डॉलर, ठीक है ना। और इस साल कितना है, अक्टूबर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि अक्टूबर में कॉन्ट्रैक्ट किया है 2022 में, इस साल के अक्टूबर में कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो पिछले साल के अक्टूबर से ही तो कंपेयर करेंगे ना। तो देखो ये 29.78 हो गया इस साल, मतलब 29.78 बिलियन डॉलर्स, एंड पिछले साल क्या था 35.73, ठीक है ना। तो एक्सपोर्ट की बात करें तो वो घट गया है, ठीक है ना, कम हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। इंपोर्ट को देखें, इंपोर्ट के डेटा को, तो अगर इंपोर्ट का डेटा देखें तो लास्ट ईयर कितना था 53.64 यूएस बिलियन डॉलर, ठीक है ना, लास्ट ईयर अक्टूबर 2021। इस बार का देखें तो 56.69। तो इंपोर्ट क्या हुआ है, इंपोर्ट तो हमारा बढ़ गया है। तो क्या ये अच्छी बात है, क्या ये बुरी बात है? अगर हम देखें हमारा इंपोर्ट जो है, इंपोर्ट अगर हम करते हैं मतलब बाहर कोई सामान बना दूसरे देश में और वहाँ से हमने मंगाया, तो मतलब हमारे को बिल सेटल करना पड़ेगा ना। बाहर से कोई भी चीज़ खरीदते हैं हम डेली लाइफ में भी, तो हमें क्या करना पड़ता है, बिल भरना पड़ता है। तो मतलब हमारा जो इंपोर्ट का बिल है, हमारा जो इंपोर्ट का बिल है वो तो बढ़ रहा है, और एक्सपोर्ट से जो हम कमाते थे, हम जब इंडिया सामान बेचता था दूसरे देशों को, तो अभी वो जो बिक्री है वो कम हो गई है, तो मतलब हमारे पास पैसे कम आ रहे हैं और दूसरी तरफ खर्चा तो बढ़ता जा रहा है, मतलब हम नेगेटिव में जा रहे हैं। तो वो जो नेगेटिव होता है वो क्या होता है, वही तो ट्रेड डेफिसिट होता है। ट्रेड डेफिसिट हमारा जो है बढ़ता जा रहा है, मतलब हमारे यहाँ से पैसे बाहर ज़्यादा जा रहे हैं,
ट्रेड के बिहाफ पे, जो हम सामान खरीद बेच रहे हैं उसके अकाउंट पे, उसके बिहाफ पे हमारे यहाँ से जो पैसा है वो बाहर ज़्यादा जा रहा है एज कंपेयर टू हम जितना कमा रहे हैं। तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है, मतलब हमारा जो बैलेंस है, अगर बैलेंस समझ लो, ट्रेड डेफिसिट नहीं समझ आता था, जो बैलेंस है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ गया है। पिछले साल हम कितने पानी में थे? हम 17.91 यूएस बिलियन डॉलर से पानी में थे। इस साल हम 26.91 यूएस बिलियन डॉलर, मतलब अभी नेगेटिव में है। हमको अभी क्या करना रहेगा? सिंपल सी लॉजिक है कि भैया खर्चा ज़्यादा बढ़ रहा है, कमाई है नहीं है, तो कमाने के सोर्स बढ़ाने होंगे, मतलब हमको जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं उसको पुश करना होगा। बहुत लॉजिकल सी बात थी, ठीक है ना? लॉजिकल था ना? अभी तक कुछ मैंने रॉकेट साइंस वाली तो बात ही नहीं करी है, लॉजिकल बात थी। तो हमें पता है कि भैया खर्चा बढ़ रहा है, या तो खर्चे घटाओ, ठीक है ना, या तो इंपोर्ट कम करो, या कमाने के नए तरीके देखो, ठीक है। चलो जी, अब हम बात करते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। क्या लिखा हुआ है मैंने? ऐसा क्यों और कैसे हो रहा है। कुछ कुछ वर्ड्स आप बहुत टाइम से सुन रहे होगे, वो क्या है कि वर्ल्ड में, मतलब पूरे कंट्रीज, सारे कंट्रीज में, ऑल ओवर दी वर्ल्ड क्या हो रहा है? इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, मुद्रास्फीति है, महंगाई बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि लोगों के हाथ में बहुत ज़्यादा पैसा है, तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। इसके चक्कर में जितने भी सेंट्रल बैंक्स है अराउंड दी वर्ल्ड, जितने भी सेंट्रल केंद्रीय बैंक्स जो है अराउंड दी वर्ल्ड, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे वो यूएसए का हो, चाहे वो जापान का हो, वो क्या कर रहे हैं? वो लोग जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको टाइट कर रहे हैं। अब आप कहोगे मैम टाइटनिंग दी मॉनेटरी पॉलिसी, सिंपल सी बात है, बहुत सारा, भाई केंद्रीय बैंक को पता चल रहा है कि बहुत सारा पैसा है लोगों के हाथ में, तो वो ऐसे मेजर्स ले रहे हैं कि जो पैसे की अवेलेबिलिटी है ना लोगों के हाथ में, वो घट जाए। तो अगर आपको ये टर्म नहीं समझ आता, टाइटनिंग दी या टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी, आप ऐसा समझ लो कि लोगों के हाथ में बहुत सारा पैसा है, तो वो 1 रुपए की चीज़ के 4 रुपए देने के लिए भी तैयार है। तो उसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा था कि भैया अब जहाँ 1 रुपए की चीज़ 1 रुपए में मिलती थी, अब वो 4 रुपए में मिल रही है, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा बहुत है। तो केंद्रीय बैंक ने दिमाग लगाया है, सेंट्रल बैंक ने, कि हमको इसको क्या करना है, लोगों के हाथ से पैसा लेना है, अपने पास वापस रखना है। तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी की टाइटनिंग होना, ठीक है। अब जब लोगों के हाथ से पैसा छिन रहा है, पैसा कम हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है आपको पता ही होगा। जब सेंट्रल बैंक टाइट मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करती है, तो जो लोन्स होते हैं जिस पे आपको लोन मिलता है, चाहे वो कार लोन हो, चाहे वो हाउसिंग लोन हो, चाहे वो होम लोन हो या एजुकेशन लोन हो, वो एक्सपेंसिव हो जाता है या वो महंगा हो जाता है, ठीक है ना। तो अब अगर लोन महंगा है तो आप हिचकिचाओगे कि अरे पहले तो 6% दर पे हमको जो है लोन मिल जाता था, अब 8% पे मिल रहा है, तो गाड़ी तो लेनी है, चलो कोई बात नहीं, जब लोन सस्ता होगा तब ले लेंगे, ठीक है। तो अब इससे क्या हो रहा है? पीपल एंड बिजनेस हैव लेस मनी टू स्पेंड। क्यों भाई? लोन लेके जो लोग खर्चा करते थे, जो बिजनेस हाउस लोन लेके ठीक है ना, क्या करते थे, अपनी फैक्ट्री एक्सपैंड करनी है, तो अब सारा का सारा पैसा तो अपने पास होता नहीं है, तो हम क्या लोन लेते हैं कि हमें फैक्ट्री जो पहले छोटी थी अब बड़ी करनी है। तो अब वो भी क्या कर रहे हैं? हिचकिचा रहे हैं, सोच रहे हैं कि नहीं यार अभी थोड़ा टाइम रुक जाते हैं। तो मार्केट में ओवरऑल इम्पैक्ट क्या आ रहा है कि पीपल एंड बिजनेस हैव लेस मनी टू स्पेंड, ठीक है ना। कहीं ना कहीं केंद्रीय बैंक भी तो यही चाहती थी कि लोगों के हाथ से पैसा छिन जाए, लेकिन उसका अदर इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि अब लोगों के हाथ में पैसे कम होते जा रहे हैं खर्चा करने के लिए। अब जब खर्चा करने के लिए पैसे ही नहीं है, तो मार्केट में अगर आप जाके देखोगे तो दुकानों में कोई ग्राहक ही नहीं है, कोई गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने वाला ही नहीं है। तो इन शॉर्ट क्या हो रहा है? डिमांड जो है वो कम होती जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट होती जा रही है, ठीक है ना। अब अगर डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो क्या हो रहा है? रिसेशन आ रहा है, ठीक है ना। लोग सामान खरीद ही नहीं रहे। पहले इंडिया से बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट बन के यूरोप जाते थे, बहुत सारी ज्वेलरी बन के यूरोप जाती थी। अब वहाँ के यूरोपियन जो सेंट्रल बैंक है, उन्होंने लोगों के हाथ से पैसा ले लिया, ठीक है ना। तो उन्होंने कुछ टाइम सोचा कि अभी हम इंपोर्ट नहीं करते हैं इंडिया से, जो हम वहाँ से हैंडीक्राफ्ट मंगवाते थे ना सुंदर सुंदर, वो नहीं मंगवाएंगे।
थोड़े टाइम रोके रखेंगे तो उससे क्या हो रहा है, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो नीचे जा रहा है, क्योंकि इंडिया के एक्सपोर्ट की, इंडिया के हैंडीक्राफ्ट की यूरोप में डिमांड ही नहीं है, अमेरिका में डिमांड नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने जो पैसा है वो ले लिया है। ठीक है, अब इस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, मतलब ये जो डिमांड कम हो गई थी, इसको ठीक करने के लिए फिर से सेंट्रल बैंक क्या करती है, मनी इंजेक्ट करती है, मतलब मनी फिर से अंदर डाल देती है। किसमें? इकॉनमी में। पहले यहाँ पे क्या कर रही थी, ले रही थी। अब अगर वो फिर से डालती है तो फिर से उसका क्या इम्प्लीकेशन हो जाता है, फिर से मुद्रास्फीति जो इन्फ्लेशन है उसके चांसेस बन जाते हैं या बढ़ जाते हैं। तो ये एक विशियस साइकिल है। आप देखो ना, अपने आप में कहीं ना कहीं रुक नहीं सकती, इसलिए बहुत ध्यान से जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उसको फ्रेम करने की ज़रूरत है। बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कितना पैसा हो एक कंट्री में, इकोनॉमी में, एक देश की आर्थिक व्यवस्था में, कि ना ही मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन हो और ना ही जो ये रिसेशन है वो हो। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ, ये मैंने आपको पूरे इस फ्लो चार्ट से समझा दिया। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा। अभी हमें क्या पता चला कि भैया हमारे जो एक्सपोर्ट हैं वो घट गए हैं। ठीक है, हमारे जो एक्सपोर्ट जो हैं वो घट गए हैं। अब आप सोचो इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, खुद सोच के देखो। सबसे पहला तो हमने उसी तरफ देख लिया था कि हमारा जो वो बैलेंस था ट्रेड का, कि कितना हम इंपोर्ट करते हैं और कितना एक्सपोर्ट करते हैं, वो वाइडन होता जा रहा है। मान लो पहले हम 300 करोड़ के इंपोर्ट करते थे और 200 करोड़ के एक्सपोर्ट करते थे, तो बीच में क्या बैलेंस आया, 100 करोड़ हम नेगेटिव में है। ठीक है, अब इंपोर्ट तो 300 करोड़ के ही है, लेकिन हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 150 करोड़ का ही रह गया है। तो अब ये बैलेंस कितना हो गया, हम कितने, अब हम 150 करोड़ नेगेटिव में है। तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो वाइडन होता जा रहा है। सिंपल सी बात है, लॉजिकल सी बात है। ठीक है, फिर इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ डॉलर। इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ डॉलर, डॉलर की डिमांड क्यों इंक्रीज हो रही है, कभी सोचा आपने? बिल्कुल सिंपल सी बात है, हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से सामान मंगवा रहे हैं, बाहर से महंगी महंगी गाड़ियाँ, एप्पल के फ़ोन्स, तो वहाँ पे रुपया थोड़ी चलता है। वहाँ एप्पल में जो आपके यहाँ पे जो यहाँ इंडिया में जो एप्पल इंपोर्ट कर रहा है, कौन सा फ़ोन, सेब नहीं, उसको जो बिल देना पड़ेगा, क्या वो इंडियन रुपीज़ में दे सकता है? उसको किस में सेटल करना पड़ेगा? उसको सेटल करना पड़ेगा डॉलर में। तो डॉलर की डिमांड तो इंक्रीज होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? क्योंकि हमारा इंपोर्ट तो थम नहीं रहा है और एक्सपोर्ट जो है वो थम चुका है। ठीक है ना, तो डॉलर की डिमांड इंक्रीज होती जा रही है, जबकि डॉलर के सोर्सेज हमारे बहुत घट गए हैं। कैसे? जब हम बाहर सामान बेचते थे तो रिटर्न में क्या आता था, डॉलर। ठीक है ना, डॉलर आता था तो हमारा काम चल जाता था, बैलेंस मेंटेन हो जाता था कि हमने डॉलर कमाए भी और फिर उसी से बिल सेटल कर दिया। अब हमारी कमाई तो हो नहीं रही है, लेकिन बिल जो है वो बढ़ता जा रहा है, इसलिए डॉलर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और तीसरा इम्पैक्ट है फॉल इन फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेक्स क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो सेंट्रल बैंक मेंटेन करता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या होते हैं? मतलब डिफरेंट देश की करेंसीज को सेंट्रल बैंक, हर सेंट्रल बैंक, ऐसा नहीं है इंडिया ही मेंटेन कर रहा है या इंडिया का सेंट्रल बैंक मेंटेन कर रहा है, हर कंट्री का बैंक जो है वो डिफरेंट करेंसीज मेंटेन करता है, स्टॉक मेंटेन करता है, कुछ एक पाइल बना के रखता है कि कुछ डॉलर है, कुछ यूरो है, कुछ जापानीज येन है, कुछ हमारे पास यूरोज हैं। ठीक है, अब वो उसका सोर्स क्या होता था? जब हम बाहर सामान बेचते थे, हमने यहाँ से हैंडीक्राफ्ट यूरोप में भेजा तो हमारे को रिटर्न में क्या मिले, यूरोस। यहाँ से हमने कुछ सामान बना के जापान भेजा तो हमारे पास रिटर्न में आए जापानीज येन। लेकिन अभी वो क्या हो रहा है, वो थोड़ा कम हो गया है, तो हमारे पास जो वो डिफरेंट करेंसीज का हमने पूरा गुल्लक बना रखा था ना, वो भी कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। तो हमारा जो फॉरेक्स, मतलब हम मान लो जो गुल्लक है ना जो सेंट्रल बैंक मेंटेन करता है, उसमें भी कहीं ना कहीं गिरावट देखी गई है। तो ये 3 इम्पैक्ट हैं किसके, हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उसके, जो गिर रहे हैं। अब आपके दिमाग में कहीं ना कहीं जो बच्चे, इनफैक्ट जो ये सबसे ज़्यादा कॉमन डाउट है, जो बच्चे प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट किए हैं कि मैम हमें हर मंथ का डेटा याद रखना है क्या, कि अक्टूबर में कितना एक्सपोर्ट था और कितना इम्पोर्ट था, फिर अप्रैल में कितना था। नहीं बच्चा लोग, आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगेन इकोनॉमिस्ट नहीं बनना है, आपको ओवरऑल ट्रेंड याद रखना है कि भाई 2021 में
हमारा जो एक्सपोर्ट है वो गिरा था कि बढ़ा था, हमारा ट्रेड बैलेंस बढ़ा था कि गिरा था एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। आपको एग्जैक्ट नंबर्स भी याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ओवरऑल ट्रेंड देखना है कि भाई लास्ट 5 साल से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा था, अब 2022 में गिर गया। लास्ट 5 साल से हमारा इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। तो आपको ओवरऑल ट्रेंड की समझ होनी चाहिए रादर देन हर साल में क्या नंबर था। कोई आपसे नहीं पूछने वाला, कोई से भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ट्रेंड पे हाँ ज़रूर क्वेश्चन आ सकते हैं और आते भी हैं जब हम यूपीएससी की बात करें। तो हमारा जो फर्स्ट न्यूज़ आर्टिकल आई है, चलिए उस पर टिक लगाते हैं कि चलो मैम एक तो हमारा हो गया कवर। अब बात करते हैं इंडियाज़ एडिबल ऑयल बिल राइजेस। अब एडिबल ऑयल क्या होता है? वही तेल जिसमें आप मम्मी के हाथ के तले हुए स्वादिष्ट पकौड़े खाते हैं। तो पकौड़े खाने के लिए आपको तेल चाहिए होता है, ठीक है ना। और उस तेल को ही, जो तेल हम खाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? एडिबल। मतलब एडिबल मतलब जो खाने लायक होता है, जो खाया जा सकता है। सो इंडिया का जो एडिबल ऑयल इंपोर्ट है, अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ नहीं पता होगी। कैसे पता होगी? अभी अभी तो आप लोग यूपीएससी की तैयारी करने आए हो, कभी तो न्यूज़पेपर पढ़ा नहीं था, अब न्यूज़पेपर पढ़ना चालू किया, तो आपको कैसे पता होगा कि हमारा जो एडिबल ऑयल जो हम कंज्यूम करते हैं इंडियंस, वो मैक्सिमम हम इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि इंडिया में अभी उतनी व्यवस्था नहीं है एडिबल ऑयल बनाने की। अब वो क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बट अभी आपको ये जानना होगा कि हमारे इंडिया में जितना हमारी डिमांड है, जितनी हमारी डिमांड है एडिबल ऑयल कंज्यूम करने की, ठीक है ना, उतना हम इंडिया अभी बना नहीं पाता है। इसके लिए इंडिया इंपोर्ट करता है, मतलब दूसरे देशों से एडिबल ऑयल को खरीदता है। तो एक बार जरा सी नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिया इज़ दी टॉप लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ एडिबल ऑयल। मतलब स्टेटमेंट लिखा होगा कि भाई इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एडिबल ऑयल का, इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है एडिबल ऑयल का, कुछ ना कुछ ऐसे घुमा फिरा के। तो एक बार आपको थोड़ी सी डेटा पे कि भैया अगर लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं तो उसमें इंडिया का नंबर कहाँ आता है। सारे क्रॉप्स का याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट कुछ कुछ चुनिंदा जो न्यूज़ में रहे हैं उसके बारे में आपको ज़रूर नॉलेज होनी चाहिए। जब हम एडिबल ऑयल की बात करते हैं तो इंडिया शुरू के 10 में भी कहीं नहीं आता। अगर आता होता तो उसको इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती नहीं, हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि इंडिया में इतना सफिशिएंट बन जाता है। तो अगर हम बात करें वर्ल्ड का लार्जेस्ट या टॉप प्रोड्यूसर कौन है? इंडोनेशिया, ठीक है ना। इंडोनेशिया क्लास ख़त्म होने के बाद आप देखोगे मैप पे और आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे कि इंडोनेशिया जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट का पार्ट है। अब आप कहोगे मैम आप ये ऐसे क्यों पूछ रहे हो, क्यों लिखवा रहे हो हमसे कमेंट सेक्शन में? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब आप इकोनॉमी पढ़ रहे हो, जहाँ मौका मिले एक चीज़ हम ज्योग्राफी की भी याद कर लें, क्योंकि ज्योग्राफी जब एक साथ याद करने बैठते हैं तो होती नहीं है। कंट्रीज़ कहाँ पे है, कौन से कंट्री के नीचे कौन सी प्लेट्स हैं, तो कोई बात नहीं, जब यहाँ पढ़ रहे हैं तो एक और सेकंड लगा के हम ये भी याद कर लेंगे इंडोनेशिया कौन से कॉन्टिनेंट का पार्ट है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना रहेगा, ठीक है। चलो बात करते हैं, वापस अपने न्यूज़ पे आ जाते हैं, ज्योग्राफी से वापस इकोनॉमी। तो इंडोनेशिया की अगर बात करें तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्या है? एडिबल ऑयल, और ये हमारा लार्जेस्ट सप्लायर भी है। सबसे ज़्यादा हम कहाँ से मंगाते हैं एडिबल ऑयल, कहाँ से खरीदते हैं? इंडोनेशिया से खरीदते हैं। हाँ, इंडोनेशिया वही वाला जहाँ पे बाली है, जो बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। फिर उसके बाद अगर इंडिया कहीं से खरीदता है तो मलेशिया। रेस्ट ऑल अदर कंट्रीज़ जहाँ पे एडिबल ऑयल बहुत भारी मात्रा में बनता है वो है थाईलैंड, कोलंबिया, नाइजीरिया, ग्वाटेमाला, हॉन्डुरास, ब्राज़ील, इक्वाडोर, ये सारी कंट्रीज़ हैं। तो क्या इसका मैं मान लूँ मतलब कि मैम इंडिया में एडिबल ऑयल बनता ही नहीं है? नहीं जी, बिल्कुल। इंडिया में भी 5 ऐसी स्टेट्स हैं जो एडिबल ऑयल प्रोड्यूस करती हैं। और वैसी कौन सी 5 स्टेट्स है जहाँ पे इंडिया में एडिबल ऑयल बनता है? मैंने आपको हिंट दे दिया है कि वो सदर्न मोस्ट स्टेट्स हैं, सारी की सारी साउथ इंडिया में आती हैं, और उसको भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो क्या एक पन दो काज हो गए? हमने इकोनॉमी भी लर्न कर ली और हमने ज्योग्राफी भी लर्न कर ली कि जो एडिबल ऑयल का प्रोडक्शन है वो कौन से ऐसे 5 स्टेट हैं, वो कहाँ होते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं चेक करूँगी कि मेरे कितने बच्चों ने मुझे बताया है, ठीक है। तो हमने देखा टॉप 10 पाम ऑयल प्रोडक्शन नेशंस 2021 में।
अब बात करें कि आपने देखा कि जो इम्पोर्ट बिल है वो बढ़ता जा रहा है, तो मतलब इंडिया में एडिबल ऑयल का प्रोडक्शन इतना बढ़िया नहीं है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि क्या चैलेंजेस हैं कि क्यों नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। लैंड तो बहुत है, खेती एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा अब हमारे यहाँ पे कंट्री में, बट देर आर सर्टेन शॉर्टकमिंग्स, देर आर सर्टेन चैलेंजेस जिसकी वजह से एडिबल ऑयल हमारे यहाँ नहीं बन पाता। उसमें से सबसे पहला है माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटीज़। अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारा जो देश है हमारे देश में एग्रीकल्चर होता है, ठीक है ना। एग्रीकल्चरल डिपेंडेंट कंट्री थी जब हमें आज़ादी मिली थी, तो आज तक भी इरिगेशन मतलब ट्यूबवेल के भरोसे और डैम्स के भरोसे जो पानी सप्लाई होता है, सिर्फ 48% एग्रीकल्चर को ही वो अवेलेबल है। रेस्ट जितना एग्रीकल्चर है, मान लो तकरीबन 50% ऑफ हमारा जो एग्रीकल्चर है कंट्री में, वो किस पर डिपेंडेंट है, वो वर्षा पे मतलब मॉनसून डिपेंडेंट है। बारिश आएगी तो अच्छी फसल होएगी, क्योंकि जो ये इरिगेशन की फैसिलिटीज़ है, ये जो कैनाल्स हैं, ये जो ट्यूबवेल्स हैं, वो कहाँ तक ही अवेलेबल है, सिर्फ 48% ऑफ दी एग्रीकल्चर को ही वो अवेलेबल है। तो जो एडिबल ऑयल का प्रोडक्शन है उसमें सबसे ज़्यादा क्या चाहिए होता है, उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटी की बहुत बहुत बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए, वो नहीं है। क्वालिटी सीड्स कि हमारे यहाँ पे कमी है। फिर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो गया कि भाई हमारे यहाँ प्रॉपर जो वेयर हाउसिंग की फैसिलिटीज़, प्रोसेसिंग की फैसिलिटी कि भैया कन्वर्ट करा जा सके, वो जो बीज होते हैं उनको कन्वर्ट करा जा सके, फिर उसको टाइमली बाजार पहुंचाया जा सके। तो ये सारी व्यवस्था विद रिस्पेक्ट टू ये जो एडिबल ऑयल है जो खाने में यूज़ होता है उसके लिए इतनी अभी बढ़िया डेवलप नहीं है। एंड लास्ट इज गवर्नमेंट पॉलिसीज़। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी की बात करें तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट स्टेप्स नहीं ले रही है। गवर्नमेंट ने रिसेंटली स्टेप्स लिए हैं फॉर दी डेवलपमेंट और दी प्रोडक्शन कि इंडिया में एडिबल ऑयल का प्रोडक्शन हो सके। क्यों गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है? क्योंकि भाई हमें बाहर से मंगाना पड़ रहा है, दूसरे देश से खरीदते हैं तो पैसे लगते हैं, भाई इंपोर्ट बिल देना पड़ता है। तो इंडिया में ही बनाने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्टेप्स ले रही है। उसमें से ये 2 स्टेप्स का नाम आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल की बात करें तो ये जब हम मेंस में एग्रीकल्चर पढ़ेंगे तब इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या अच्छी बातें हैं इस स्कीम की जो गवर्नमेंट ने एक नया इनिशिएटिव लिया है, और अभी भी इसमें क्या क्या दूसरे चैलेंजेस हैं। ठीक है जी, चलो बढ़िया। तो अब हमारी 2 न्यूज़ आज की कवर हो गई है। फिर से चलते हैं पीछे ताकि आपको ना एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आता रहे। बार बार पीछे क्यों लेके जा रही हूँ कि आपको एक सेटिस्फैक्शन आए कि आज हमारी 2 न्यूज़ डन। अब चलते हैं तीसरी न्यूज़ पे विच टॉक्स अबाउट गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट रिलीज़ किया है, ठीक है ना, डेटा प्रोटेक्शन बिल का। तो आपको पता होगा जब भी कोई एक्ट बनता है तो एक्ट बनने से पहले, मतलब एक्ट कब बनता है, जब प्रेसिडेंट की, जो हमारे प्रेसिडेंट है उनकी असेंट मिल जाती है, राष्ट्रपति की असेंट मिल जाती है, मतलब जब वो हाँ कर देते हैं, जब उसके ऊपर सिग्नेचर कर देते हैं, तभी कोई बिल क्या बनता है, एक्ट बनता है। एक्ट बनने से पहले कोई भी एक्ट क्या होता है, वो बिल होता है। तो बिल होता है फिर वो एक्ट होता है। अब बिल भी एकदम से नहीं कि बिल जीपीसी ने रिलीज कर दिया और ये लो जी प्रेसिडेंट साहब अब इस पे साइन कर दो, नहीं, पहले ड्राफ्ट रिलीज होता है, फिर उसके ऊपर चर्चा होती है। इनफैक्ट लोगों से, मतलब आप जो आवाम है, देश की आम जनता है, उनसे भी उसके ऊपर फीडबैक मांगा जाता है, सजेशंस मांगे जाते हैं कि क्या आपको लगता है कि इसमें कोई स्कोप है इम्प्रूवमेंट का, या कोई ऐसी चीज़ है जिसमें नेग्लेक्ट हो गई है और या होनी चाहिए, तो उसको रिलीज़ किया जाता है ताकि लोग भी उसको पढ़ सकें, समझ सके। इसके ऊपर बहुत सारी डिबेट्स होती हैं पार्लियामेंट पे, तो दैट इज़ हाउ इट टेक्स प्लेस। तो अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने, बिल्कुल रिसेंटली हाल ही में गवर्नमेंट ने क्या किया है, ड्राफ्ट रिलीज किया है बिल का। फाइनल बिल नहीं रिलीज कर दिया है, ड्राफ्ट रिलीज किया है ताकि आप उसको पढ़ सको, समझ सको। तो अब हमें उसको कितना डिटेल में पढ़ना समझना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, हमें कुछ कुछ ब्रॉडर बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि अभी जब तक ये एक्ट नहीं बन जाता
तब तक ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है। बट क्या ये बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है? नहीं, रेलेवेंट तो है, क्योंकि भाई अब ये मेजर डेवलपमेंट है। इससे पहले 2019 में भी बिल रिलीज़ किया गया था, लेकिन उसको कुछ उसमें कमियों के चलते हुए गवर्नमेंट ने उसको वापस कॉल बैक, मतलब उसको वापस विड्रॉ कर लिया, वापस अपने पास ले लिया, और ये जो नया बिल है उसको रिलीज किया है। तो इसमें जो जो मेजर पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए उसको हम देख लेंगे प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। चलो जी, अब अबाउट द ड्राफ्ट डेटा प्रोटेक्शन बिल, ठीक है ना। फर्स्ट, जैसे कि मैंने आपको बोला, ये रिवैम्प्ड वर्जन है डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 का। रिवैम्प्ड वर्जन मतलब थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट, पहले से जो बिल था उसमें कुछ चेंजेस करके उसको और बेहतर बना के अब रिलीज किया गया है। तो आपको ये नाम जरूर याद होना चाहिए। कहीं आपको मे बी कोई, मान लीजिए प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है उसमें इस पे डेटा प्रोटेक्शन बिल में, और वहाँ पे एक स्टेटमेंट कह रहा है इट इज़ द रिवैम्प्ड वर्जन ऑफ मे बी IT बिल 2020। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, IT बिल 2020 का नहीं है, इट इज़ डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019, ठीक है। चलो, द बिल इस्टैब्लिश द कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क फॉर डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन। अब ये कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क बहुत भारी भरकम वर्ड लग रहा है। सिंपल सी बात है, गाइडलाइंस दी हैं, ब्रॉडर बातें बताई हैं कि किस तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से, बेहतर तरीके से जो डेटा है, कौन सा डेटा, डिजिटल डेटा, फिजिकल डेटा नहीं जो आप लिखत पढ़त, डिजिटल मतलब जो इंटरनेट पे सेव है, जो आपके क्लाउड पे सेव है, ठीक है ना, वहां पे जो सेव्ड है उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट, बहुत बेहतर तरीके से। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, आज की तारीख में क्या इंपॉर्टेंट है, डेटा इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है। कितनी बार आपने देखा होगा, और इनफैक्ट आप भी कोशिश करते होगे कि जो डेटा है वो लीक ना हो जाए। आपके जो बैंक के पासवर्ड है, आपके जो फोन का जो आप बहुत टिपिकल सा एक वो लॉगिन नहीं बना के रखते हो, पैटर्न जिसको बोलते हैं कि मम्मी ना देख ले, खोल ले, हमारी चैट ना पढ़ ले, और उसमें क्योंकि आपकी बहुत सारी सीक्रेट अदर इन्फॉर्मेशन भी होती हैं। सो दैट इज व्हाट इज डिजिटल डेटा, ठीक है ना। तो उस डिजिटल डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ब्रॉडर, एग्जॉस्टिव, मतलब बहुत ही डिटेल में गाइडलाइंस दी हैं गवर्नमेंट ने, किसमें, जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है उसमें। इट सीक्स टू नैरो डाउन द स्कोप ऑफ डेटा प्रोटेक्शन जस्ट टू पर्सनल डेटा। अच्छा, पहले क्या था, पहले वाला बिल था उसमें दो चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला था, एक तो पर्सनल डेटा, और दूसरा है नॉन पर्सनल डेटा। पर्सनल मतलब आपका जो खुद का डेटा है, और नॉन पर्सनल मतलब आपका खुद का पर्सनल, आपके खुद की से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है उसमें। तो दोनों चीज़ें, तो अब आप इसमें मत जाइएगा कि पर्सनल डेटा और नॉन पर्सनल डेटा में क्या फ़र्क है। आपको सिर्फ क्या करना है, SBNB, सीधी बात, नो बकवास। हमें क्या पता होना चाहिए भाई, पहले वाला पर्सनल डेटा और नॉन पर्सनल डेटा दोनों को कवर करता था, अब वाला बिल क्या बात करता है, सिर्फ पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। वो नॉन पर्सनल डेटा के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा है, उसको बाद में देख लेंगे। अभी हमें किस पे फोकस करना है, पर्सनल डेटा पे फोकस करना है, ठीक है। अब उसके बाद इट सीक्स टू एस्टैब्लिश डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड, ठीक है जी। इस बिल में क्या बोला गया है कि डेटा प्रोटेक्शन के लिए एक बोर्ड स्टैब्लिश किया जाएगा। इससे पहले वाले बिल में भी कुछ प्रोविजन था, उस पर बात करेंगे, बट अभी सिर्फ इस वाले की बात करते हैं। द न्यू बिल रिलैक्सेस डेटा लोकलाइजेशन रूल्स। डेटा लोकलाइजेशन रूल्स क्या होते हैं बेटा, देखो, अगर इंडिया में कोई डेटा जनरेट हो रहा है तो गवर्नमेंट कहती है वो डेटा इंडिया में ही स्टोर होना चाहिए। अगर अमेज़ॉन, मतलब मान लीजिए अमेज़ॉन जो है कंपनी, वो ई कॉमर्स कंपनी है, आप जब अकाउंट बनाते हैं अमेज़ॉन पे, फेसबुक पे, तो उस पर डेटा फीड करते हैं, आपको अपना नंबर डालना पड़ता है, नेम डालना पड़ता है, एड्रेस डालना पड़ता है, ईमेल आईडी डालना पड़ता है, और भी जो वो आपसे, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ मांगते हैं, ठीक है ना। फेसबुक तो कोशिश करता है कि भाई 18 साल से कम वाले बच्चों का अकाउंट ना हो, तो बहुत सारे आपसे डेटा, पर्सनल आपसे रिलेटेड डेटा मांगते हैं।
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहती है, जितना भी पर्सनल डेटा है ना, जो फॉरेन कंपनीज, अभी फॉरेन कंपनीज पहले क्या बोल रही थी, ये डेटा तो हमारा है, हम इस डेटा का कुछ भी करें और हम आपके साथ शेयर भी नहीं करेंगे, मतलब गवर्नमेंट के साथ। तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं, किसने, कौन सी गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कि नहीं 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 भाई, हमको ये डेटा, क्योंकि ये यहाँ जनरेट हुआ है, हमारे रेसिडेंट्स का, हमारे सिटीजन्स का डेटा है, वी नीड टू प्रोटेक्ट दैट, हमारी जिम्मेदारी, और सबसे पहला राइट इस पर किसका है, वो हमारा है। सो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स आए थे पिछले वाले बिल में, लेकिन अब सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, ग्लोबल दूसरी बाहर की जो कंपनीज है उनकी डिमांड को देखते हुए, कहीं ऐसा ना हो ना कि हम इतने स्ट्रिक्ट रूल्स बना दें कि जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज जो यहाँ पे हैं वो यहाँ से चली जाएं, ठीक है। तो अब न्यू बिल में क्या है, उन्होंने थोड़ी रिलैक्सेशन दी है डेटा लोकलाइजेशन को लेके, कि ठीक है डेटा लोकली तो सेव होगा बट वी कैन शेयर, और उसमें जो प्रोविजंस हैं उससे रिलेटेड। सो इन शॉर्ट व्हाट यू हैव टू नो इज कि डेटा जो लोकलाइजेशन है उससे रिलेटेड रिलैक्सेशंस गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी हैं, एंड इट परमिट्स डेटा टू फ्लो, इट परमिट्स डेटा टू फ्लो टू सर्टेन ग्लोबल डेस्टिनेशंस, ठीक है ना। मतलब एक्सचेंज ऑफ डेटा पे, मतलब मान लीजिए अगर इंडिया इंडोनेशिया से डेटा एक्सचेंज करेगा कि नहीं करेगा, तो गवर्नमेंट ने एक सेट ऑफ लिस्ट भी बनाई है जिसमें कुछ कुछ कंट्रीज़ के नाम ही दिए गए हैं, वो आपको नहीं पता होने चाहिए, बिल्कुल आपको लिस्ट का रट्टा नहीं मारना है कि कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जिससे जो गवर्नमेंट या जो कंपनीज़ हैं वो फ्रीली डेटा एक्सचेंज कर सकती है या भेज सकती हैं, ठीक है। सो ये ब्रॉडर प्रोविजंस हो गए जो आपको पता होने चाहिए। अब क्या एडवांटेजेस या क्या अच्छी बात या क्या महत्वपूर्णता, क्या इंपॉर्टेंस है नए वाले बिल की। सो इट विल हेल्प इन बेटर प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट। कौन सा भाई, राइट टू प्राइवेसी, मेरा डेटा है, ठीक है ना। राइट टू प्राइवेसी कौन सा वाला फंडामेंटल राइट है, ज़रा मुझे ये आर्टिकल भी बता देना। आओ चलो पॉलिटी भी रिवाइज कर लें, ज्योग्राफी करी थी, पूछा था मैंने कौन से 5 स्टेट्स हैं और इंडोनेशिया कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, ये आपको बताना होगा। इसी तरीके से मुझे फटाफट से मैं देखूँ तो सही कि पॉलिटी कितनी याद हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं हो रही है, मुझे भी तो पता चलना चाहिए। तो आपको ये कौन से फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट कर रहा है कि भाई मेरा डेटा है, मेरे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, आई हैव द राइट टू प्राइवेसी, मुझे नहीं देना आपको डेटा मेरा, ठीक है ना। तो ये जो राइट टू प्राइवेसी है कौन से आर्टिकल में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, जरा कमेंट सेक्शन बॉक्स में ये भी लिख दीजिएगा। फिर जो नया डेटा प्रोटेक्शन बिल है, इट इज़ एट पार, मतलब एकदम जैसे जो बाहर के देशों में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस चलती हैं, मतलब बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस जो चलती हैं विद रिस्पेक्ट टू जो डेटा प्रोटेक्शन, डेटा के प्रोटेक्शन के लिए, डेटा की सुरक्षता के लिए जो प्रैक्टिसेस चलती हैं वो उसके कहीं ना कहीं मिलता जुलता है, टक्कर में ही है उनके, एट पार मतलब उसी के टक्कर का बिल है। जितने अच्छे प्रोविजंस वहाँ पे हैं प्रोवाइड किए गए हैं, उतने अच्छे प्रोविजंस हमारी गवर्नमेंट ने भी प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। इट विल हेल्प जनरेट इकोनॉमिक बेनिफिट्स फॉर द कंपनी। पहले क्या हो रहा था, जो पिछले वाला बिल था 2019 वाला, गवर्नमेंट ने इतना स्ट्रिक्ट बना दिया था कि जो बड़ी कंपनीज हैं ना, जैसे अमेजॉन हो गई, फेसबुक हो गई, ट्विटर, इन्हें बोलता कि अगर आप इस तरीके से इतने स्ट्रिक्ट रूल्स बनाओगे, गोइंग फॉरवर्ड आगे चलते हुए हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इंडिया में बिजनेस करना। अब अगर ये कंपनीज इंडिया से जाती है तो अगर आप देखो कितना नुकसान है। सबसे पहले तो बिजनेस लॉस, जीडीपी का लॉस, एम्प्लॉयमेंट लॉस, बेरोजगारी, कितनी बड़े लेवल पे ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है हमारी कंट्री में। तो अगर ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी है, तो मैंने सिर्फ 3 कंपनीज का नाम लिया है, ऐसी ना जाने कितनी और कंपनीज हैं, बाहर के बैंक्स हैं, अगर ये जाते हैं तो कितना ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट को लॉस है। तो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दैट गवर्नमेंट को कुछ रिलैक्सेशंस देने पड़े, इसलिए उन्होंने रिवैम्प्ड, मतलब उसका थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन गवर्नमेंट लेके आई। तो इट विल, अगर अब बाहर की जब कंट्रीज़ हैं उनको पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे अब थोड़ा सा इजी है, इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है रूल्स, तो चलो यहाँ बिजनेस करा जा सकता है, वो सोच सकते हैं। तो इट विल ऑल्सो जनरेट इकोनॉमिक बेनिफिट्स। इकोनॉमिक बेनिफिट्स कौन से भैया, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, हमारी कंट्री का जो जीडीपी है वो भी बढ़ेगा। जीडीपी आई थिंक ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे बच्चे, फाउंडेशन बैच में अभी जीडीपी चल रहा है वहाँ पे, है ना। संकल्प बैच में क्या चल रहा है, जीडीपी चल रहा है ना। तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या, वही जीडीपी, हमारे जो कंट्री में गुड्स एंड सर्विस हैं उनका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगा, जीडीपी इंक्रीज होगा। मेरे बच्चे रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है। चलो अब इसके
डिसएडवांटेजेस या नेगेटिव पॉइंट्स या क्या कमियां रह गई इस बिल में, वो बात भी कर लेते हैं। इंटरडिपेंडेंस ऑफ डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड हैज़ बीन रिड्यूस्ड। अच्छा, पहले वाला जो बिल था ना 2019 वाला, उसमें क्योंकि अब आपने तो वो पढ़ा नहीं है लेकिन आपकी मैडम ने पढ़ा है, तो जो ये बोर्ड था ना, उसको एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन, उसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया था, ठीक है ना। लेकिन अब जो बोर्ड बनाया जा रहा है वो उसके पास कोई भी स्टैट्यूटरी पावर नहीं है, उसके पास बहुत लिमिटेड पावर है। कौन सिलेक्ट होगा, क्या वो बोर्ड के रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, सारी चीज़ें कौन डिसाइड करेगा, केंद्रीय सरकार, मतलब सेंटर विल बी डिसाइडिंग ऑल ऑफ दैट। तो कहीं ना कहीं अगर आप पावर्स देखें तो वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो गई हैं। गोइंग फॉरवर्ड फिर क्लेम्स किए जाते हैं कि भैया ये जो बोर्ड है ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकली बायस्ड है, और कहीं ना कहीं अंदर चीज़ें भी फिर खराब, करप्शन का डर हो जाता है या फेवरेटिज्म का डर हो जाता है, तो फिर वो चीज़ें बहुत ज़्यादा निकल के बाहर आने लग जाती हैं। नेक्स्ट इज रिलैक्सिंग द रिक्वायरमेंट्स विल मेक इट डिफिकल्ट टू डिटेक्ट इन्वेस्टिगेट नॉन कंप्लायंस एंड ब्रीचेस। भाई अब आप अगर छूट दे रहे हो, अगर मैं आप लोगों के साथ अगर बहुत ज़्यादा लिबरल हो जाऊं, डांटूं नहीं, तो कल को जब आपके नंबर नहीं आएंगे तो मेरे लिए कितना मुश्किल हो जाएगा ये पकड़ना कि किसकी वजह से क्लास में शैतानी हो रही थी, क्यों बच्चों के नंबर घट रहे हैं। सो सिमिलरली इट हैपेंस विद द गवर्नमेंट ऑल्सो, कि गवर्नमेंट अगर ईजी करती जा रही है रूल्स, तो गवर्नमेंट के लिए बाद में मुश्किल हो जाएगी कि भैया किसने जो लॉज हैं उनको फॉलो नहीं किया। ये जो इतने ज़्यादा केसेस बढ़ रहे, अगर बढ़ जाते हैं, डेटा प्रोटेक्शन, अगर डेटा लीक हो रहा है तो उनको पकड़ना, उनकी इन्वेस्टिगेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर गवर्नमेंट अपने हाथ में कंट्रोल रख रही है तो गवर्नमेंट को पता है ना कि अच्छा यहाँ तो स्कोप ही नहीं था लीक होने का, अगर लीक हो रहा है तो फटाफट से उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और अगर गवर्नमेंट ढील छोड़ रही है, छूट छोड़ रही है, तो गवर्नमेंट के लिए इन्वेस्टिगेशन करना बहुत मुश्किल, बहुत तो नहीं बट हाँ कहीं ना कहीं डेफिनेटली मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चलो विद दिस हमारी जो थर्ड न्यूज़ है वो भी कंप्लीट हो गई। चलो आओ उसको भी क्रॉस मारे। तो 3 न्यूज़ हमने बहुत बढ़िया से कवर कर ली है। मुझे पता है मुझे थैंक्स बोलना चाहते हो कि अरे वाह मैम आपने इतने आसानी से पढ़ा दिया, कमेंट सेक्शन में थैंक्स बोल सकते हो, बाकी मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है मेरे बच्चे मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे इतने ज़्यादा मैसेज करते हो आप लोग कि कई बार मैं उनको पढ़ने का भी मेरे पास टाइम नहीं आता, रिप्लाई करना तो दूर है। सो इट ऑल शोज योर लव फॉर मी। ठीक है, चलो भाई अब चौथी न्यूज़ पे चल रहे हैं। सेंटर सैंक्शंस 60,000 करोड़ टू स्टेट। सेंटर यहाँ पे मतलब सेंटर मतलब हमारा जो केंद्रीय सरकार है, उन्होंने क्या किया है अभी पैसे एलोकेट किए हैं, किसको, स्टेट को दिए हैं, और किस पर्पस के लिए दिए हैं, उड़ा लो जाके नहीं, कैपेक्स के लिए दिए हैं। अब ये कैपेक्स क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, अब आप कहोगे मैम जी कैपिटल एक्सपेंडिचर भी एक बार थोड़ा जल्दी से समझा दीजिए। तो देखो बच्चा लोग, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, खर्चा। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है सिंपल भाषा में खर्चा। अब 2 तरीके के खर्चे होते हैं। खर्चा एक बार मान लो, एकदम लेमैन, एकदम आम भाषा में समझा रही हूँ, ठीक है ना। तो एक्सपेंडिचर होता है एक कैपिटल नेचर का, और दूसरा होता है रेवेन्यू नेचर का। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आप ऐसे समझ लीजिए आपके रोजमर्रा के खर्चे, ठीक है ना, रोज के या डेली के खर्चे, ठीक है ना। इससे आप कोई पूंजी नहीं बना पाते अपनी। जैसे कि मान लो आपको पापा 5,000 रुपये पॉकेट मनी देते हैं, ठीक है। अब उसमें से आप मेजॉरिटी क्या करते हो, डोमिनोज पे, कभी बाहर दोस्तों के साथ घूमने, कोई मूवी देख ली, मतलब ऐसे ही बस उड़ा दिए। और एक स्टूडेंट है जिसको 5,000 रुपये मिलते हैं, उसमें से वो 2,500 रुपये तो भाई खर्चे वर्चे करने के लिए, डोमिनोज भी खाना है, बाहर घूमने भी जाना है, मूवी भी देखनी है, इंटरनेट का रिचार्ज भी कराना है, और बाकी के 2,500 रुपये वो इकट्ठे करके धीरे 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 उसने क्या खरीद लिया, उसने खरीद लिया प्लॉट, ठीक है ना। उसने खरीद लिया प्लॉट, ठीक है ना। जमीन का टुकड़ा होता है ना प्लॉट, तो जमीन का टुकड़ा खरीद लिया। अब वो जमीन का टुकड़ा या वो प्लॉट क्या है, वो असेट है। कल को जब वो बड़ा हो जाएगा तो इस असेट को यूज कर सकता है, इस प्लॉट को यूज कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो प्लॉट है या तो वो इस पे खुद का कोई बिजनेस खोल लेगा, या इसको वो किसी को रेंट पे चढ़ा देगा। तो क्या उसके लिए ये
करने लग जाएगा, एक इनकम जनरेट होने लग जाएगी या रिटर्न जनरेट होने लग जाएगी। वेयर एज अगर आप ऐसे खर्चे कर रहे हो जो बस जा रहे हैं, मतलब जिसको मम्मी पापा बोलते हैं ना, तुम पैसा बर्बाद कर रहे हो, मम्मी पापा की भाषा में समझाओ तो जिसको हम पैसा बर्बाद करना कहते हैं ना, वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट कहीं ना कहीं वो ज़रूरी भी होता है, ठीक है ना। अब कोई आप कंपनी चला रहे हो तो सैलरी तो दोगे ही ना, हर पैसा, सारा का सारा पैसा प्लॉट खरीदने या कोई कोई गाड़ी खरीदने जो आपको फ्यूचर में हेल्प करेगी रिटर्न जनरेट करने में या इनकम जनरेट करने में, तो नहीं लगा सकते। तो दोनों काइंड ऑफ एक्सपेंड, दोनों टाइप के खर्चे ज़रूरी हैं, बट ये हम पे होता है कि किस तरीके से हम अपने खर्चे को ठीक से कंट्रोल करें, एलोकेट करें कि हमारे जो असेट्स हैं वो भी क्रिएट हो जाए, फिर एज हमारे जो खर्चे हैं, ये वाले जो खर्चे, वो भी मैनेज हो जाएं, चल जाएं, ठीक है। तो अभी जो गवर्नमेंट ने दिया है, गवर्नमेंट ने जो स्टेट्स को 60,000 करोड़ दिए हैं ना, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए दिए हैं। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? ऐसा खर्चा जिससे कोई असेट क्रिएट हो रहा है। अब असेट क्या हो सकता है? कोई लैंड भी हो सकता है। मतलब बेसिकली असेट का मतलब होता है कोई एक ऐसा, आप अपने लिए कुछ ऐसा साधन बना रहे हो जिससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट हो। जैसे वो कोई लैंड हो सकता है, कोई गाड़ी हो सकती है। तो गाड़ी से क्या होगा? गाड़ी आप उबर ओला के साथ फिक्स करके उससे इनकम कमा सकते हो। गाड़ी आपको कम्युनिकेट करने, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने में हेल्प करेगी। तो अभी जो गवर्नमेंट ने दिया है, गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 60,000 करोड़ दिए हैं कि जाओ डैम बनाओ, ट्यूबवेल बनाओ, अपना जो हॉस्पिटल्स बनाओ, ठीक है ना, लोगों के लिए असेट्स बनाओ, रोड्स बनाओ बहुत बढ़िया 6 चैनल रोड, ताकि जो हमारा ट्रक्स हैं, जो हमारी गाड़ियां हैं, वो बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएं, ठीक है। सो अब समझ आ गया कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो फिर से न्यूज़ एक बार पढ़ लेते हैं। सेंटर सैंक्शंस 60,000 करोड़ लॉन्ग टर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर फंड्स। तो फंड्स दिए हैं, पैसे दिए हैं, बट कौन से खर्चे के लिए? रोज के खर्चे के लिए नहीं दिए हैं। क्या ये किसी स्कीम के अंतर्गत दिए गए हैं? हाँ जी बिल्कुल, एक स्कीम है जिसका नाम है स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इसके अंतर्गत ये पैसे कितने, 60,000 करोड़ सारे स्टेट्स को एलोकेट करे गए हैं। अब ये एक बात जो ध्यान रखने वाली है, जहां पे यूपीएससी आपको घुमा सकता है, ये जो 60,000 करोड़ दिए गए हैं ना इस स्कीम के अंतर्गत, ये ओवर एंड अबव जो स्टेट्स की बोरोइंग लिमिट होती है उसके ऊपर है। अब ये क्या बोल गई मैम आप? तो देखो बच्चा लोग, ऐसा है कि स्टेट्स जो होती हैं, जो राज्य सरकार होती है, वो ऐसा नहीं है जितना मर्जी चाहे लोन ले सकती है। एक लिमिट सेट करी गई है, दैट इज 3.5% ऑफ जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मान लीजिए अगर महाराष्ट्र है, उसका जैसे जीडीपी होता है देश के लिए, तो स्टेट के लिए, राज्य के लिए क्या होता है? ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो अगर जीएसडीपी 100 करोड़ है महाराष्ट्र का, तो वो उसका 3.5% तक ही जो है लोन ले सकती है। कौन? महाराष्ट्र, ठीक है ना। अभी जब कोविड आया था तो ये गाइडलाइन कहीं ना कहीं थोड़ी सी रिलैक्स करी गई थी, ये लिमिट थोड़ी सी बढ़ा दी गई थी। तो ये लिमिट तो अलग है कि भाई जो गवर्नमेंट, राज्य सरकार जो है वो बोरो करेगी अपना 3.5% तक, उसके ओवर एंड अबव जो गवर्नमेंट है हेल्प करिए। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को पता है, हमारी देश की जो सेंट्रल बैंक है उसको पता है कि क्या चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, मंदा चल रहा है, जिसको मंदा बोलते हैं वो चल रहा है। बाजार में डिमांड नहीं है गुड्स एंड सर्विसेज की। भाई कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे जैसे जो बेरोजगारी है वो कम होएगी, लोगों के पास नौकरी होगी, तो लोगों के पास नौकरी होगी तो उनके पास जेब में पैसे आएंगे और वो बाजार जाके खर्चा करेंगे। तो इसके चलते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया है? 60,000 करोड़ रुपए रिलीज किए हैं, ठीक है। अब हम स्कीम के बारे में पढ़ लेते हैं। स्कीम जानना जरूरी है। अंडर दिस स्कीम फाइनेंशियल असिस्टेंस, क्या असिस्टेंस? आपको वहां पे पूछ सकते हैं फाइनेंशियल प्लस टेक्निकल असिस्टेंस विल बी प्रोवाइडेड। नहीं जी, सिर्फ फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड अंडर कौन सी स्कीम? ये वाली स्कीम, जो स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। The loan under the scheme would be over and above the normal borrowing ceiling allowed
टू स्टेट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए जो राज्य सरकार को लिमिट दी गई थी कि आप इतना लोन ले सकते हो, उसके ओवर एंड अबव है। प्रोजेक्ट्स विद कैपिटल आउटले ऑफ लेस देन 5 करोड़, ये बात पे अब आप बनाएंगे 5 स्टार, ठीक है ना। अगर कोई प्रोजेक्ट उसका खर्चा 5 करोड़ से ऊपर, और इन केस ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर्स हैं, वहाँ पे 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस प्रोजेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ आउटले आर नॉट एलिजिबल। मतलब अगर कोई प्रोजेक्ट 5 करोड़ से कम का है, ठीक है ना, अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो 2 करोड़, या कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस मतलब कोई चीज़ खराब हुई हुई है उसको बस रिपेयर कराना है, तो ये जो पैसे हैं उसके लिए यूटिलाइज नहीं होंगे। ये प्रोजेक्ट्स पैसे नहीं ले सकती है गवर्नमेंट से इस बात के लिए, ठीक है ना। उस केस में आप अपने आप अपना पैसा देखो कहीं से भी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें याद रखनी है, और ये जो चीज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं आपको वहाँ पे स्टेटमेंट आ गया कि दिस विल इंक्लूड और द मनी विल बी कवर्ड अंडर द स्टेट बोरोइंग लिमिट, नहीं, हमें पता है कि स्टेट बोरोइंग लिमिट अलग है और जो ये पैसा है वो अलग है। कैसे पता है? आपकी मैम ने आपको बता दिया है। तो विद दिस हमारी 4 मेजर न्यूज़ जो हैं आज की ख़त्म हो गई हैं। लो, इसको भी हमने कर दिया। अब हमारी लास्ट न्यूज़ बची है। ये वाली तो इजी होती है क्योंकि हमें पता है ये कौन सी न्यूज़ है, SBNB कैटेगरी की न्यूज़, मतलब बहुत इजीली इसको हम कर जाएंगे। और फिर हमारी जो आज की छुट्टी है हो गई है। इसके बाद कुछ पढ़ना नहीं है, चिल मारना है। चिल भी तो करना ज़रूरी है क्योंकि सिर्फ पढ़ते रहेंगे तो पक जाएंगे। लंबी जर्नी है बहुत ज़्यादा, तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। चलो, अब 9 रशियन बैंक्स ओपन स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट। तो अब हमें कुछ नहीं जानना है, हमें ये पता करना है जो ये वॉस्ट्रो अकाउंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। अब वॉस्ट्रो अकाउंट वर्ड के साथ साथ एक और वर्ड यूज होता है, नॉस्ट्रो अकाउंट। तो नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट दोनों के बारे में हम आज पढ़ लेंगे। जब वॉस्ट्रो पढ़ रहे हैं तो नॉस्ट्रो पढ़ के भी खत्म करें ताकि आगे आए तो हमें समझ आ जाए कि किस बारे में बात हो रही है। एंड आई थिंक इस बार का जो प्रीलिम्स होगा 2023 वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि पूरे साल जब से 2022 स्टार्ट हुआ है, इनफैक्ट ये जब से यूक्रेन रशिया वाली जो वॉर स्टार्ट हुई थी ना, तब से इंडिया में ये जो टर्म है नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गया है। तो थोड़ा सा टेंशन दे लेना क्योंकि मेंस तब लिखोगे ना जब प्रीलिम्स दे लोगे। तो अब ये नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट किसके रेफरेंस में यूज़ करे जाते हैं? एक प्रकार की बैंकिंग होती है कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग। आपको क्या दिख रहा है? नहीं, मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग होती है, कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग होती है। ये देखो आप यहाँ पे लिखा भी हुआ है, उसके रिलेशन में यूज होता है। अब कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग क्या होती है? मान लो एक बैंक का एग्जाम्पल लेते हैं, चलो ठीक है। मान लो SBI बैंक है, SBI बैंक है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ज़रूरी तो नहीं है इसकी ब्रांचेस हर जगह हो, USA में, जापान में, केनिया में, घाना में, इंडोनेशिया में, और क्या कंट्री, कनाडा में, हर जगह नहीं, कुछ जगह हो सकती है, बहुत लिमिटेड क्योंकि इंडियन बैंक है। मान लो इसकी ब्रांच USA में नहीं है, ठीक है ना, USA में नहीं है। तो ये जो SBI है ना, SBI बैंक, वो USA के किसी बैंक से, तो USA के कोई बैंक का नाम मान लो JEF मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जो SBI बैंक है वो JEF के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक एग्रीमेंट करेगा कि आप मेरे बिहाफ पे अगर कोई USA में कोई SBI बैंक की फैसिलिटीज़ अवेल करना चाहता है तो वो जो बैंक, वो JEF बैंक है, वो आप कर देना। मतलब मैंने अपना दूत, करस्पॉन्डेंट क्या होता है? दूत होता है, ठीक है ना, हिंदी में उसको दूत बोलते हैं, ठीक है ना। सो SBI ने क्या किया, एग्रीमेंट कर लिया JEF बैंक के साथ जो कि USA में है कि आप मेरे बिहाफ पे USA में बैंकिंग सर्विसेज दे लेना। अगर कोई SBI इंडिया में पैसे जमा कराना चाहता है और वो USA में बैठा है तो आप मेरे बिहाफ पे पेमेंट ले लेना। कौन ले लेना? JEF बैंक जो USA में, जेफ बैंक बोल देते हैं। तो जो जेफ बैंक है, SBI बैंक बोलेगा कि भाई आप मेरे बिहाफ पे वहाँ पे, मतलब आप मेरे एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह वहाँ काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये हो गई कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग, ठीक है। अब कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग में एक टर्म यूज होता है नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट, ठीक है ना। नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो एक ही अकाउंट है लेकिन उसको देखने के 2 तरीके हैं। कैसे?
चलो अब ये मान लो एक ग्लास है, ग्लास बहुत बढ़िया तो नहीं बना बट मान लो ये ग्लास है, ठीक है, इसमें ये पानी भरा है। इसको दो तरीके ना देखने के, आप कहोगे मैम पानी कहाँ भरा है, ये आधा खाली भी तो है, ये आधा खाली भी तो है। कुछ बच्चे मेरे से बोलेंगे नहीं मैम ये तो भरा हुआ है आधा। तो हम एक ही ग्लास को दो तरीके से देख रहे हैं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं, अपना अपना नजरिया है कि ये आधा खाली है, कुछ कह रहे हैं आधा भरा हुआ है। सेम ही चीज अप्लाई होती है नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट पे। एक ही अकाउंट है, अकाउंट एक ही है, उसको देखने के नजरिए हैं नॉस्ट्रो एंड दूसरा हो गया वॉस्ट्रो। कैसे? अभी जैसे ही मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगी समझ आ जाएगा। अब वो क्या एग्जाम्पल है कि बैंक ए है इंडिया में, देखो क्या है, मैं पेन का कलर चेंज करती हूँ ताकि इजी रहे। बैंक ए है इंडिया में, ठीक है ना, और ये बैंक बी है यूएसए में, ठीक है। ये एक्स भाई साहब हैं जो इंडिया में काम करते हैं और रहते हैं, और इनका वाई भाई साहब हैं जो यूएसए में रहते हैं, और ये एक दूसरे के साथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का बिजनेस है इनका, ठीक है ना। ट्रेडिंग रिलेशंस दिख रहा है ना यहाँ पे। तो एक्स एंड वाई एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं। एक्स इंडिया में रहता है और एक्स का अकाउंट बैंक ए में है जो इंडिया में है। वाई भाई साहब यूएसए में रहते हैं और उनका अकाउंट बैंक बी में है जो यूएसए में है, ठीक है ना। अब बैंक, ये जो वाई भाई साहब हैं इनको एक्स को जो है पैसे देने हैं। तो अब क्या तरीका हो सकता है? या तो एक तरीका ये हो सकता है कि बैंक ए की ब्रांच जो है, बैंक ए की ब्रांच हो यूएसए में, ठीक है, तो ये वाई जाके इस अकाउंट इस पैसे डाल देंगे। दूसरा होता है एक्स की, जो ये एक्स भाई साहब हैं इनका अकाउंट हो बैंक बी के साथ, ठीक है ना, बैंक बी के साथ ये एक्स भाई साहब का जो इंडियन है उनका अकाउंट हो, तो सो दैट वाई जाके पैसे बैंक बी में जाएगा और बोल देगा कि मेरे ये पैसे बैंक इसमें ये एक्स के अकाउंट में डाल देना। तीसरा ऑप्शन है ये जो वाई भाई साहब हैं इनका अकाउंट हो बैंक ए में, ठीक है ना, बैंक ए में, तो वो बैंक ए से सीधा अपने अकाउंट से एक्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब आप मान लो ये तीनों ही ना हो, अब क्या करें? तब हम यूज करेंगे कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग। तो बैंक ए ने टाई अप कर रखा है बैंक बी से, बैंक ए ने टाई अप कर रखा है बैंक बी से कि आप मेरे बिहाफ पे पेमेंट रिसीव कर लेना। मेरे जितने भी कस्टमर्स हैं ना, उनके बिहाफ पे अगर कोई पेमेंट आती है तो बैंक बी आप यूज कर लेना क्योंकि आप मेरे कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक हो। समझ आई स्टोरी? ठीक है। अब बैंक ए ने कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक रखा बैंक बी को कि आप मेरे बिहाफ पे पेमेंट रिसीव कर लेना। तो एक अकाउंट बैंक ए को भी तो खोलना पड़ेगा बैंक बी में। तो बैंक ए ने बैंक बी में अकाउंट खोला बाय द नंबर ऑफ 1 2 3 4 9 10, ठीक है ना। ये बैंक अकाउंट नंबर खोला बैंक ए ने बैंक बी में। क्यों? क्योंकि बैंक बी बैंक ए का कॉरेस्पॉन्डिंग दूध था वो, और उसके बिहाफ पे पेमेंट रिसीव कर ला था। तो अब ये जो ये अकाउंट है 1 2 3 4 1 0, ठीक है ना, जब बैंक ए क्या खोल रहा है, इस अकाउंट को जब बैंक ए देख रहा है, बैंक ए देख रहा है, तो ये बैंक ए के लिए क्या हो गया? नॉस्ट्रो अकाउंट, मतलब मेरा अकाउंट। बैंक ए के लिए क्या हो गया? ये नॉस्ट्रो अकाउंट हो गया। और बैंक ई सॉरी जो ये बैंक बी जो है जिसके पास ये अकाउंट खुला था, उसके लिए क्या हो गया? वॉस्ट्रो अकाउंट। तो अकाउंट एक ही है, अकाउंट एक ही है। एसबीआई ने क्या खोला है? एसबीआई जब अपने नजरिए से देख रहा है तो एसबीआई ने खोला है नॉस्ट्रो अकाउंट विद बैंक बी। अब चलो बैंक बी, मैं यहाँ यूएसए पहुंच गई और मैं बैंक बी हूँ। बैंक बी देख रहा है एसबीआई इंडिया से आया था और उसने कौन सा अकाउंट खोला है मेरे पास? वॉस्ट्रो अकाउंट। तो वॉस्ट्रो मतलब दूसरे का अकाउंट। तो बैंक बी के लिए बैंक ए तो दूसरा हुआ ना, वेयर एज अबाउट इंडिया में एसबीआई को बैंक अपना करस्पॉन्डेंट बैंक का वो खोलना है, तो वो क्या देखेगा कि जी मैं अपना एक नॉस्ट्रो अकाउंट खोल लेता हूँ बैंक बी में। तो अकाउंट एक ही है ये, लेकिन बस उसको बुलाने का तरीका है, देखने का नजरिया है। नॉस्ट्रो मतलब मेरा, वॉस्ट्रो मतलब तुम्हारा। सो ये हो गई हमारी फाइनल आज की न्यूज़, जहाँ पे हमको वॉस्ट्रो एंड नॉस्ट्रो अकाउंट के बारे में पढ़ना था। अब अगर आप इससे रिलेटेड MCQ सॉल्व करना चाहते हैं तो आ जाइएगा मेरे टेलीग्राम पेज पे इकोनॉमिक्स विद नानकी। वहाँ पे मैं आपको क्लास के बाद 2 से 3 MCQs अपडेट करूँगी और उसको आप सॉल्व कर सकते हैं ताकि आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंट आ जाए
जाने से पहले याद दिला दूं कि कमेंट सेक्शन में मैंने जितने भी कमेंट्स बोले हैं उसको मेंशन करना मत भूलिएगा। फिर से अगले संडे को मिलेंगे इसी जोश के साथ, इसी एटीट्यूड के साथ, अपनी जर्नी को और इजी बनाते हुए। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड सी यू देन।